प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे अधिक प्रधानमंत्री हमारे देश को दिए हैं, वो राज्य जहां से सबसे अधिक संख्या में सांसद चुनकर आते हैं, वो राज्य जो तय करता है कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, वहां इस चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होने वाली है। तो क्या है उन सीटों का लेखा जोखा? पेश है श्वेत पत्र। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो कि आपकी सीट परिवार की सीट है, ये लोकतंत्र है, परिवार का कोई सीट नहीं होता। प्रधानमंत्री से लेकर जो चुनाव के प्रत्याशी हैं एक एक, वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। महारथियों के दमखम का असली इम्तिहान है, इसलिए 5वें चरण की एक एक सीट पर यूपी में प्रचंड घमासान है। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग यूपी में ये तय करेगी कि रायबरेली का राजा कौन, अमेठी में चलेगा किसका सिक्का। 2019 में जो हश्र हुआ, इस बार फिर होने वाला था, इसलिए राहुल जी ने सीट छोड़ दी। ये कुछ जनता का जो फैसला है, उसके ऊपर कोई लीडर अहंकार करता है तो समझो कि फिर जनता समझ जाती है कि है। लखनऊ में लहराएगा किसका परचम। हाँ, एक विश्वास है, आम जनता को भरोसा हो गया है कि 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी लेडी एनडीए को बहुमत प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। कैसरगंज में रहेगा किसका दबदबा। नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी, सब एक तरफा है। कैसरगंज लोकसभा एक परिवार है। मैं परिवार में बस जाके मुझे नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद लेना है। पिछले 4 चरण में यूपी की 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी। 5वें चरण में 14 सीटों पर चुनाव है। वैसे तो हर सीट के लिए भयंकर जंग छिड़ी है, लेकिन 5वां चरण पद, प्रतिष्ठा और परंपरा के लिहाज से एनडीए और गठबंधन इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। नई चेतना उभरी है इस चुनाव में कि जनता कह रही है कि भाई हमें चुनाव लड़ना है अपने मुद्दों पर। जो हमारे मुद्दों पे लड़वाएगा, जो हमारे लिए अच्छी नीतियां लाएगा, उसी को हम जिताएंगे। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा अभी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, क्रांति सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। 400 पार इसलिए था कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं और उनके सांसद, उनके तमाम प्रत्याशियों ने ये बात रखी है। लेकिन जनता जो 140 करोड़ है, जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी।
21 मई को 5वें फेज में हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव है। इसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, जालौन, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, कैसरगंज, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, झांसी, हमीरपुर, इन सभी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहली बार आप रायबरेली कब गए? 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग थे वहाँ के, दिल्ली के, सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते थे। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। 1921 से पंडित जी उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया। बीजेपी को जितनी उम्मीदें इस चरण से हैं, उससे कहीं अधिक विपक्ष आशान्वित है। 2019 में बीजेपी ने 5वें चरण में 13 सीटें जीती थीं। 1 सीट रायबरेली पर कांग्रेस की जीत हुई थी। 2014 में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस ने तब जीती थी, जबकि नरेंद्र मोदी फैक्टर आने से पहले 2009 में इन 14 सीटों में से 6 पर समाजवादी पार्टी, 6 पर कांग्रेस, 1 सीट बीएसपी को और बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिली थी। बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में 5वें चरण वाली सीटों में अधिकतम जीत जरूर हासिल की, लेकिन कई सीटों पर जीत का मार्जिन 1 लाख से भी कम रहा। लिहाजा मुकाबला टाइट हो सकता है। 5वें चरण में जीत हार से अधिक लड़ाई नाक की है। बीजेपी का रसूख दांव पर है और विपक्ष की उम्मीदें भी। राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और साथ ही साथ गठबंधन के बाकी जो दल हैं, वो सब अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं अमेठी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश में जुटी है और उनको ये उम्मीद है कि अमेठी जो 2019 में उन्होंने राहुल गांधी से छीना था जिस सीट को, वो सीट 2024 में भी उनके ही पास रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करने जा रहे हैं। पहले 3 चुनाव में इसकी मजबूत नींव पड़ी है और 5वें चरण में हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। गुजरात से मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, क्या वो डर गए, वहाँ से भाग गए क्या? अमेठी की जंग केवल 2 चेहरों के बीच नहीं लड़ी जा रही, बल्कि सत्ता और विपक्ष के 2 बड़े ध्रुवों के बीच लड़ी जा रही। एक तरफ गांधी परिवार है जो खोया हुआ रसूख वापस पाने के लिए पसीना बहा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो बादशाहत बरकरार रखने के लिए जी जान से जुटी है। सिर्फ अपने काम के आधार पर वोट मांगा है। जो काम अमेठी क्षेत्र और रायबरेली क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने किया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी और ने नहीं किया है। यहाँ पर आप जाइए ना, इस बाजार से थोड़ी 5-10 मिनट की दूरी पे मुंशीगंज में 30 एकड़ भूमि गांधी खानदान ने अपने फाउंडेशन के नाम से ली है, 600 रुपया देके। वो चाहे कितना झूठ बोल रहे हैं, वो कागज तो झूठ नहीं बोलते। अपने लिए प्राइवेट गेस्ट हाउस बना लिया, अपने संस्थान बना दिए, लेकिन जब 30 एकड़ की वो भूमि ली थी तब लिखकर ये कहा गया था कि प्रदेश की सरकार के सानिध्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 25 साल में ये पहली बार है जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। कांग्रेस की तरफ से किशोरीलाल शर्मा मैदान में हैं। किशोरीलाल शर्मा 1983 में पंजाब से अमेठी आए थे और तब से ही गांधी परिवार के बेहद करीबी, सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि भी वो लगातार रहे। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही हैं। स्मृति ईरानी 2014 में राहुल गांधी से अमेठी का चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने अमेठी को छोड़ा नहीं, 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया। अमेठी के और भी मुद्दे हैं, चुनावी समीकरण भी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा
राहुल का इस बार अमेठी से चुनाव न लड़ना है। लड़ लेते, उनको खुद भी तो एहसास हुआ होगा कि नहीं जीत पा रहे, इसलिए तो नहीं लड़े। देखिए, जब उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया तब हैशटैग क्या चलाया था, औकात का ना, यही तो किया था इन लोगों ने ऑनलाइन। वो तो ये दिखाएंगे ना कि आपको कोई भी आके हरा सकता है। ठीक है, इसका मतलब राहुल गांधी छोड़ के कोई भी हरा सकता है, यही कह रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहता है, मुझे कोई भी हरा सकता है सिवाय राहुल गांधी के, यही कह रही है कांग्रेस पार्टी। वो तो घर की सीट संभालने गए बाबा, ये कौन सी सीट थी फिर? 19 तक तो कह रहे थे हमारे घर की सीट है, अभी 24 में भी कह रहे हैं हमारे घर की सीट है। बेसिकली आपके इस वाक्य से ये लगता है कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी छोड़ के स्मृति ईरानी को कोई भी हरा सकता है। इसका मतलब राहुल गांधी अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हिसाब से अच्छे नेता नहीं है। अगर अमेठी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों को देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अमेठी क्षेत्र में पड़ने वाली 5 विधानसभाओं में सबसे अधिक सीट मिले। इन 5 सीटों पर वोट प्रतिशत को अगर देखें तो बीजेपी को 41.8% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 35.2, कांग्रेस 14.3% वोट हासिल कर पाई। नामांकन के बाद से ही प्रियंका वाड्रा का पूरा फोकस रायबरेली और अमेठी पर रहा। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं। इस बार कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ है। दिलचस्प ये भी है कि 1999 के बाद से समाजवादी पार्टी ने कभी अपना प्रत्याशी अमेठी लोकसभा में नहीं उतारा। अमेठी का जातीय समीकरण भी आपको दिखाते हैं। 34% यहाँ ओबीसी मतदाता हैं, करीब 8% ब्राह्मण, 26% दलित, 12% राजपूत और अन्य। ओबीसी में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है, मुस्लिम वोटरों की संख्या 20%। अमेठी की जीत हार केंद्र की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही तीखी प्रतिद्वंद्विता की धुरी है। बीजेपी अमेठी पर जीत वंशवाद पर लोकतंत्र की वजह से जोड़ती है और कांग्रेस पीढ़ियों के लगाव से। 1980 में अमेठी से संजय गांधी चुनाव जीते थे, लेकिन उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। 1981 के उपचुनाव में अमेठी से राजीव गांधी सांसद बने। राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार के नजदीकी कैप्टन सतीश शर्मा इस सीट से सांसद रहे। 1998 में बीजेपी के संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराया, पर 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से राजनीति में आगाज किया और ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। 2004 में सोनिया रायबरेली चली गईं, अमेठी से राहुल की राजनीति शुरू हुई। 2019 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए। 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार वायनाड का चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से नहीं। अमेठी के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें हैं। यहां से किसी की जीत या किसी की हार का असर दूर तक जाना तय है। उत्तर प्रदेश में इस चरण में जिन 14 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, वहां पर केवल एक सीट थी जहां पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी और वो सीट रही रायबरेली की। इस बार वहां से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां का समीकरण क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनिए। राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार कर रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये अपील बताती है कि कांग्रेस के लिए रायबरेली का क्या मतलब है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और इसमें पीएम पद की दावेदारी को लेकर कुछ तय नहीं हुआ था, लिहाजा कांग्रेस के दावे पर बहस भी है। कांग्रेस का, सपा का, बसपा का यूपी में खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकता है, तो भूपेश बघेल जी ने भी राहुल गांधी जी को लेकर के देख लिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है।
रायबरेली में राहुल गांधी की लड़ाई यूपी सरकार में मंत्री बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी को अच्छी टक्कर दे चुके हैं। 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी ने 3.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। सामने थे बीजेपी के प्रत्याशी अजय अग्रवाल। 2019 में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया। सोनिया ये चुनाव 1,67,000 वोटों से जीत सकी थी। 2 चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, जिससे बीजेपी को रायबरेली की सीट से जीत की उम्मीद भी है। जैसे अमेठी को धोखा दिया, जैसे वायनाड को धोखा दिया, वैसे रायबरेली के मतदाताओं को भी धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस 2019 में अमेठी में मिली हार से सबक लेते हुए रायबरेली में पूरी ताकत झोंक रही है। प्रियंका वाड्रा का बड़ा फोकस रायबरेली की सीट पर। भाजपा के नेता प्रधानमंत्री से लेकर जो चुनाव के प्रत्याशी हैं एक वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है, महंगाई शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है, किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही, मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही है। तो बातें जो हो रही हैं वो सब फिजूल की बातें हैं। तो जनता अब जागरूक है। मेरे ख्याल से कि एक नई चेतना उभरी है इस चुनाव में कि जनता कह रही है कि भाई हमें चुनाव लड़ना है अपने मुद्दों पर। जो हमारे मुद्दों पे लड़वाएगा, जो हमारे लिए अच्छी नीतियां लाएगा, उसी को हम जिताएंगे। वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी माँ की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट माँ या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी। वो तो जनता तय करती है जी। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट किसी की नहीं होती है। देश की जनता तय करती है कि यहाँ से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। रायबरेली सीट का गांधी परिवार से बहुत लंबा रिश्ता रहा है। 1952 से पहले आम चुनाव में रायबरेली से राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने जीत हासिल की थी। 1967, 71, 77, 80 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। यहाँ से वो 3 बार जीती। 1971 में उनकी जीत को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। 1977 में वो राजनारायण से हार गई थी। 1980 में रायबरेली और संयुक्त आंध्र प्रदेश की मेंढक सीट से लड़ी थी। दोनों जगह से जीती, लेकिन रायबरेली उन्होंने छोड़ दी। 2004 से लेकर 2019 तक सोनिया गांधी रायबरेली से जीतती रहीं, लेकिन 2024 के चुनावों से ऐन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब रायबरेली की सीट से नहीं लड़ेंगी। अगर रायबरेली संसदीय सीट के पूरे इतिहास को देखें तो 1977 में भारतीय लोक दल से राजनारायण और 1996-98 में बीजेपी के अशोक सिंह की जीत के अलावा इस सीट पर हमेशा ही कांग्रेस का परचम लहराया है। गांधी परिवार के अलावा भी अगर कोई खड़ा हुआ तो उसे जीत मिली। यहीं पर अमेठी और रायबरेली का भी चुनाव होना है। हो रहा होगा अमेठी रायबरेली का। अमेठी में स्वयं राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। रायबरेली को लेकर आपका कोई आकलन है? क्योंकि 80 में 80 का मतलब रायबरेली की जीत भी हो। रायबरेली और अमेठी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रायबरेली का इतिहास कांग्रेस को उम्मीद देता है, लेकिन पिछले 3 चुनावों से लगातार वोट प्रतिशत गिर रहा है। 2009 में कांग्रेस को 72.2% वोट मिले थे। 2014 में 63.8% और 2019 में 55.8%। कांग्रेस को इस बार समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। बीएसपी से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में है। लखनऊ में नफासत है तो लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक विरासत भी है। लखनऊ का मिजाज इस क्षेत्र की बाकी सीटों से थोड़ा सा अलग नजर आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बार से यहां पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। तीसरी बार यहां पर वो किस्मत आजमा रहे हैं। गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं रविदास मेहरोत्रा। देश के लिए बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन लखनऊ में बीजेपी का नारा है अब की बार 5 लाख पार। अब की बार ये नारा राजनाथ सिंह की इतने अंतर से जीत सुनिश्चित करने के लिए लगाया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, रक्षा मंत्री के तौर पर, आपके कार्यकाल के लिए हुए फैसले और आपका एक व्यक्तित्व भी बहुत हद तक ये निर्धारित करेगा कि बीजेपी का जो दावा है 400 पार का, वो कैसे पूरा होता है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के एनडीए का प्रश्न है, वह 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। और जो ये कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 2024 के बाद, तो मैं ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मोदी जी केवल 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बल्कि वह 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसमें कहीं पर कोई पुनर्विचार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। देश में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए लड़ रही है और लखनऊ में राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार मैदान में है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा से है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई वोट नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। लखनऊ के सांसद का चुनाव विरासत पर सियासत का भी उदाहरण है, लेकिन ये विरासत किसी परिवार की नहीं, बल्कि बीजेपी की राजनीति के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की है। अटल जी ने लखनऊ लोकसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया और यहीं से सांसद रहते हुए देश का प्रतिनिधित्व भी किया। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था कि उनके बाद जब लालजी टंडन को प्रत्याशी बनाया गया तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर अटल जी का आशीर्वाद लाए हैं। अटल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ने न केवल लखनऊ सीट के चुनाव को रोचक बनाया, बल्कि आज भी राजनाथ सिंह मानो उसका अनुकरण करते हैं। लखनऊ एक ऐसी सीट है जहां पर जो आंकड़े अभी तक के बताते हैं, चाहे वो वाजपेयी जी का संसदीय दौर रहा हो या फिर आपका, हिंदू मुस्लिम वो नहीं सोचते, मजहबी एंगल कभी नहीं सोचते हैं वोट डालने। नहीं, हमें लखनऊ में मुझे हिंदू और मुस्लिम सभी समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है। और देश के दूसरे कोने से भी, राज्यों से के लोग भी हमारे लखनऊ में रहते हैं, सबका समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। अद्भुत मुझे स्नेह प्राप्त हुआ है। लखनऊ लोकसभा सीट पर राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण वोटरों की संख्या 18% है, जबकि 18% वोटर मुस्लिम समुदाय से भी हैं। इस सीट पर 28% ओबीसी और 18% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। लखनऊ पर बीजेपी का वर्चस्व रहा जरूर है, लेकिन हम आपको लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा सीटों का हाल बताते हैं। लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट पर 1989 से 2007 तक बीजेपी का कब्जा रहा। 2012 में समाजवादी पार्टी ने ये सीट बीजेपी से छीन ली। 2017 में बीजेपी फिर इस सीट से जीती, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने फिर बाजी मार ली। इसी तरह लखनऊ मध्य सीट पर भी समीकरण बदले। 1989 से 2007 तक बीजेपी जीती। 2012 में रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से जीते। 2017 में बीजेपी ने सीट वापस जीती। 2022 में रविदास मेहरोत्रा ने फिर से समाजवादी पार्टी से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की तलाश कर रही है। वो सही मायने में उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब जनता ऑक्सीजन नहीं देगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हुई, ऐसी ही मौत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। इस चरण में जब चुनाव होंगे, आपकी सीट पर भी वोटिंग है और इसके साथ ही बहुत ऐसी सीटों पर वोटिंग है जिस पर सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं 80 की 80 लोकसभा की सीटें इस बार बीजेपी लेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतेगी और हमारे भाजपा और एनडीए के अलाई जीतेंगे, तो यह सच है। 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हमको विजय प्राप्त होगी। जन सामान्य ने मूड बना रखा है। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता
इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। राजनाथ सिंह के रिश्ते राजनीति में सबसे अच्छे बताए जाते हैं। वो विरोधियों पर आक्रामकता से नहीं बल्कि चुटकी लेते हुए जवाब देते हैं। यानी कुल मिलाकर समझिए कि लखनऊ की राजनीति में भी नफासत रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बड़ी है। क्या यही कारण है कि एक तरफ बीजेपी उनकी उपलब्धियों को गिनाती है तो इंडिया गठबंधन के साथी उन्हें हटाए जाने का डर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति में MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर की खूब चर्चा होती है और इसी तरह बीजेपी में भी MY फैक्टर यानी मोदी योगी की विशेष भूमिका रहती है। 5वें चरण के रण से पहले विपक्ष ने बीजेपी के इसी सबसे मजबूत समीकरण पर वार किया। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। सवाल योगी आदित्यनाथ से जुड़ा था, जवाब भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उन्हीं के अंदाज में दिया गया। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक हैं। फरवरी में किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जनता ने योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना। यूपी में 5वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले विपक्ष अब उन्हें मुद्दा बनाकर बीजेपी की विचारधारा पर निशाना साध रहा है। योगी जी को लेकर एक बात केजरीवाल जी ने कही कि उनको नहीं बनाना चाहते, 2 महीने बाद उनको हटा दिया जाएगा, और योगी जी ने कहा कि उनका दिमाग खराब। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं, और हम सब ने ये देखा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था, उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है, उसको दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं। विपक्ष के प्रहारों पर जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद तो मोर्चा संभाला ही, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव जीतते ही 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे। मैं समझता हूँ ये सब सारे आरोप जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद, निराधार हैं, और ऐसी सारी बातें वो केवल हताशा और निराशा की कारण ही वो बोल रहे हैं। केजरीवाल साहब को जगत की चिंता छोड़कर ये चिंता करनी चाहिए कि पुनः जब जेल जाएंगे तो हिरासत में अपने दिन कैसे काटेंगे। फला को निकाल देंगे, ढिमा को निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई, आप प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, कितनी बनाई जाए, इनको निकालते खुद निकल के जेल तक चले गए, अभी जेल से निकल के आए हैं। जो ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है, ये भली भांति समझी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार चल रही है, उसकी चर्चा केवल यूपी नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी है। लिहाजा विपक्ष की तरफ से जब इस तरह का वार किया जाता है
तो उसकी मंशा बीजेपी के कोर वोटरों के मन में भी संशय पैदा करना है। सवाल ये है कि वोटर विपक्ष की बातों पर भरोसा करते हैं या फिर बीजेपी के नेताओं पर। इन चुनावों की शुरुआत से ही एक प्रश्न हमेशा पूछा गया, क्या राजपूत भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? अगर समूचे देश में प्रतिशत के हिसाब से आबादी देखी जाए तो कोई इतनी बड़ी आबादी नजर नहीं आती है कि उसका असर पूरे लोकसभा चुनावों में पड़ जाए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत समुदाय बड़ी संख्या में है, या फिर समाज के नेताओं की बात वहां के जो वोटर हैं वो मानते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस दौर में जो चुनाव हो रहे हैं, राजा भैया का बयान या धनंजय सिंह के समर्थन को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। गठबंधन का दौर है, छोटा या बड़ा कोई भी दल हो वो गठबंधन करता ही है और ये पॉलिटिकल नॉर्म हो गया है। हमारा नहीं हो सका किसी से। रघुराज प्रताप सिंह का ये बयान क्या बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है? आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। माना जाता है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की राजनीति कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इर्द गिर्द घूमती। कुंडा से राजा भैया खुद 28 साल से विधायक हैं। लेकिन कहते हैं उनका प्रभाव कौशाम्बी के भी कई विधानसभा सीटों पर पड़ता है और प्रतापगढ़ में भी। राजा भैया के प्रभाव वाली कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 5वें और प्रतापगढ़ सीट पर 6ठे चरण में वोटिंग है। दोनों ही सीटों पर राजा भैया का कोई अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं है। 2019 में इन दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उलझा बताया जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने राजा भैया के समर्थन की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन किसी के पक्ष में कोई निर्णय लेने के बजाय उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। लिहाजा कई सवाल उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में उछाले जा रहे हैं। इस बीच राजा भैया के मूड को समझने के लिए उनके साथ राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर भी चलता रहा। कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान राजा भैया से मिले। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज भी राजा भैया से मिले और बेंगलुरु में राजा भैया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी की राजा भैया के साथ बात बन गई, लेकिन राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान करके क्या बीजेपी को मुश्किल में डाला? बीजेपी से आप नाराज हैं? नहीं, हम किसी से नाराज नहीं, किसी से नाराज नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को हम किसी के प्रचार में लगा दें और फिर उनकी कोई पहचान न बने या कोई उनका वजूद न माने, तो उससे हमारा या हमारे दल का कोई लाभ नहीं। राजा भैया की तरह ही धनंजय सिंह का भी अपना प्रभाव माना जाता है। जौनपुर से धनंजय सिंह पहले खुद टिकट चाहते थे, लेकिन अपहरण रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा हुई तो पत्नी को बीएसपी का टिकट मिला। लेकिन फिर जमानत पर धनंजय बाहर आए तो ऐसी सियासी बिसात बिछी कि पत्नी का टिकट बीएसपी ने काट दिया। थोड़ा हम लोगों के साथ, जो कि मेरे पिताजी भी संघ के बैकग्राउंड से रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मेरा भतीजा ओटीसी वगैरह किया हुआ है, तो मेरे घर के तमाम लोग संघ में हैं, तो एक वो जो उस तरीके की आइडियोलॉजी तमाम लोग हम लोगों के साथ करीब रहे हैं और भाजपा के तमाम लोग हम लोग आज हम भी गुरु दक्षिणा करते हैं संघ में जाके। पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट क्या कटा? धनंजय सिंह बीएसपी से दूर हो गए और बीजेपी के पास आ गए। जो धनंजय सिंह बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, वो बीजेपी के लिए अब वोट मांग रहे हैं। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जौनपुर में धनंजय सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2019 में बीजेपी ये सीट हार गई थी, इसीलिए बीजेपी के लिए धनंजय सिंह जरूरी भी माने जा रहे हैं।
श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।